अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने फ़िज़िक्स की ऑनलाइन स्टडी को आप एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 16 का लेक्चर नंबर 1 आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं, जिसमें आपने एसी का जो मतलब है वो अंडरस्टैंड किया था, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपने अंडरस्टैंड किया था एसी का। अभी उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट्स में से कुछ टर्म्स हैं जो एसी के साथ पर्टिकुलरली रिलेटेड हैं, और मेरे इस लेक्चर में आप उन टर्म्स को अंडरस्टैंड करेंगे कि वो टर्म्स क्या हैं, उनका क्या मतलब है, उनकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, और फिर पर्टिकुलरली उन वैल्यूज़ को आपने कैसे कैलकुलेट करना है या कैसे मेजर करना है। तो आइए हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहली टर्म है, जब आप ऑल्टरनेटिंग करंट को स्टडी कर रहे होते हैं तो जिस टर्म से आपका बार बार वास्ता पड़ेगा वो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज या इंस्टेंटेनियस करंट की बात की जा रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो वर्ड है इंस्टेंटेनियस, इसका मतलब है लम्हाती। एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, वक़्त के किसी भी एक खास लम्हे पे किसी भी चीज़ की जो वैल्यू होती है उसको हम नाम देंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू का। तो यहाँ पे चूँकि हम लोग करंट और वोल्टेज की वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि वक़्त के किसी एक खास लम्हे में एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम किसी एक सर्किट के अंदर करंट या वोल्टेज की जो वैल्यू एग्जिस्ट करती है, जिसको हम किसी एक रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से मेजर कर रहे हो, डैट इज़ नोन एज इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट। आपके सामने इसकी डेफिनेशन लिखी गई है, द वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट दैट एग्जिस्ट इन अ सर्किट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम मेजर्ड फ्रॉम सम रेफरेंस पॉइंट। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी एक खास लम्हे में करंट या वोल्टेज की वैल्यू जिसे आप किसी रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से, मतलब आपने कोई एक ऐसी वैल्यू पहले चूज की होगी जिसे आप अपना रेफरेंस मानेंगे, तो उसके लिहाज से आप देखेंगे कि वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाएगी। जैसे आप यहाँ पे देखें तो ये मैंने एक सिंपल जो एसी वेवफॉर्म है वो ड्रॉ की है, ऑल्टरनेटिंग करंट की या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की जो वेवफॉर्म है वो ड्रॉ की गई। और इसमें ये जो लाइन है, बीच वाली सेंटर वाली जो लाइन है, जहां पे मैंने लिखा हुआ है कि v इज इक्वल टू 0, ये बच्चों हमारा रेफरेंस लेवल है, ये हमारी रेफरेंस वैल्यू है। इस पूरी लाइन के ऊपर, ये लाइन जहां भी जाएगी, इस पूरी लाइन के ऊपर अगर आप वोल्टेज या करंट की वैल्यू देखेंगे तो ये 0 होगी। अब ये देखें, ये जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है इसे हम v या i के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, तो v इज इक्वल टू v नॉट साइन ऑफ थीटा। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, एंगल थीटा के ऊपर। और अगर मैं इस बात को जनरेटर वाले टॉपिक के साथ, सोर्स ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट के साथ जोड़ दूं, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू बेसिकली डिपेंड करेगी कि जो कॉइल है वो कितना रोटेट कर चुकी है और कॉइल की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल क्या बन रहा है। उस एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो ईएमएफ या जो करंट इंड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसलिए फिर ये यहाँ पे वैल्यू जो ग्राफ है, जो वेवफॉर्म है, ये आपको ड्रॉ करके दिखाएगी। अब देखिए ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू आपको यहाँ पे शो की गई है। अब इस पॉइंट पे, ग्राफ के ऊपर इस पॉइंट पे वोल्टेज की जो भी वैल्यू बन रही है उसको मैंने लिखा कि ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। और देखें ये वैल्यू कहाँ से मेजर की जा रही है, ये इस 0 वाले पॉइंट से लाइन को ऊपर उठाया और ये इस लाइन की जो भी लेंथ बन रही है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो ये जो मेरी लाइन है ये क्या कहलाएगी, हमारी रेफरेंस वैल्यू कहलाएगी। अब इसके बाद लिखा गया है कि जब आप एक वेवफॉर्म ड्रॉ करते हैं तो वो वेवफॉर्म कैसे बनती है कि एक टाइम पीरियड में जितनी भी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज आ रही होती हैं, अगर आप उन तमाम इंस्टेंटेनियस वैल्यूज का एक सेट बना लें तो वो सेट को जब आप इकट्ठा करेंगे, वो सेट को जब आप ड्रॉ करेंगे तो ये आपके पास एक वेवफॉर्म बनेगी, सेट ऑफ ऑल इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ओवर अ पीरियड। कि एक पीरियड में, एक साइकिल में, एक टाइम पीरियड में जितनी भी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज आएंगी उन तमाम को जब आप ड्रॉ कर लेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, एक वेवफॉर्म बन जाएगी। तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। याद रखिएगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो है वो हर लम्हा चेंज हो रही होगी, क्योंकि हर लम्हा जो एंगल है वो चेंज हो रहा है। तो जैसे जैसे एंगल चेंज हो रहा है इंस्टेंटेनियस वैल्यू चेंज हो रही है।
इसके बाद जो हमारे पास अगली टर्म है जिससे हमारा बहुत ज्यादा वास्ता बढ़ेगा ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स के अंदर, वो है पीक वैल्यू। पीक आपको पता है कि हम मैक्सिमम वैल्यू को कहते हैं, तो ये अपने नाम के अंदर ही अपनी डेफिनेशन छुपा के बैठा हुआ है। पीक वैल्यू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज रीच्ड इन वन साइकिल, कि जब करंट या वोल्टेज का एक साइकिल कंप्लीट होता है तो उस एक साइकिल में करंट या वोल्टेज अपनी जिस मैक्सिमम वैल्यू पे जाता है उस मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग नाम देंगे पीक वैल्यू को। तो यहां पे देखें, ये डायग्राम फिर एक बार बना के आपको दिखाई हुई है। ये इसकी पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू आ रही है और ये इसकी नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू है। ये बच्चों जो पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू है दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव पीक, और ये जो मेरे पास नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू है दिस इज कॉल्ड नेगेटिव पीक। अब यहां पे हम ये नहीं कहेंगे कि नेगेटिव वैल्यूज तो लेस होती हैं, कम होती हैं, शॉर्ट होती हैं, स्मॉल होती हैं, तो हम इसको पीक नहीं मानते या हम इसको मैक्सिमम नहीं मानते। यहां पे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। नेगेटिव पीक का मतलब है कि करंट अपनी डायरेक्शन रिवर्स करके दूसरी डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, बट उसका मैग्नीट्यूड अगर आप निकालेंगे तो वो हमारे पास मैक्सिमम आएगा। तो आपको बच्चों यहां पे नजर आ रहा है कि एक साइकिल, ये मैंने यहां पे जो है वो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का एक साइकिल ड्रॉ किया। एक साइकिल के अंदर दो पीक्स आ रही है, एक पॉजिटिव पीक है और दूसरी हमारे पास नेगेटिव पीक है। ये यहां पे आपको लिखा हुआ भी नजर आ रहा है, नंबर ऑफ पीक्स इन वन साइकिल इज इक्वल टू 2। अब देखें, फ्रीक्वेंसी अगर मेरे पास 50 हर्ट्ज है, हमने ये जनरेटर वाले टॉपिक में बात कही थी कि पाकिस्तान में जो एसी आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। तो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होने का मतलब है एक सेकंड में कितने साइकिल आएंगे? ऑब्वियसली 50 साइकिल्स आएंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मतलब है एक सेकंड में कितने साइकिल्स आ रहे हैं। तो अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो एक सेकंड में 50 साइकिल्स आएंगे। अब अगर एक साइकिल में दो पीक्स आ रही है तो 50 साइकिल्स में कितनी पीक्स आएंगी? डेफिनेटली 2 मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल टू 100। तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ पीक्स इन 1 सेकंड, एक सेकंड में जो पीक्स आएंगी एसी की वो कितनी आएंगी? 100 आएंगी। तो अब ये यहां पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया गया है कि अगर आप एक इनकंडेंसेंट लैंप को एक ऐसे एसी सोर्स के साथ जोड़ दें कि जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, बच्चों ये बात याद रखिएगा कि इस बल्ब की जो ब्राइटनेस है वो डिपेंड करेगी इसको मिलने वाले करंट के ऊपर। तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट है। ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब करंट की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, मैक्सिमम पे जाएगी, फिर 0 पे आएगी, फिर मैक्सिमम, फिर 0। तो जब करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे जाएगा तो ये बल्ब की ब्रिलियंस जो है ये मैक्सिमम हो जाएगी। तो अब देखें, आपने ये कहा कि जी एक साइकिल में दो पीक्स आएंगी, तो एक साइकिल में दो बार बल्ब अपनी मैक्सिमम ब्रिलियंस पे जाएगा, क्योंकि एक साइकिल में दो बार इसको मैक्सिमम करंट मिलेगा। फिर आपने कहा कि ये जो आपने सोर्स लगाया है इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। जब इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो इसका मतलब कि एक सेकंड में इसके 50 साइकिल आएंगे, और जब एक सेकंड में इसके 50 साइकिल आएंगे तो एक सेकंड में ये सोर्स 100 पीक्स देगा। 50 पॉजिटिव पीक्स होंगी और 50 नेगेटिव पीक्स होंगी। मैं एक बार फिर से यहां पे मेंशन कर दूं कि नेगेटिव पीक का मतलब लेस वैल्यू नहीं है, बल्कि नेगेटिव पीक का मतलब करंट की मैक्सिमम वैल्यू है बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। यानी पहले अगर करंट इधर से आ रहा था, आप कह सकते हैं कि अगर पहले जो करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा था, तो नेगेटिव साइकिल जब आएगा तो इसका मतलब करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। तो बल्ब इनकंडेंसेंट बल्ब है, इनकंडेंसेंट लैंप है, जिसका मतलब है कि इसमें से करंट किसी भी डायरेक्शन में फ्लो करे तो ये ग्लो करेगा। तो अब अगर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का सोर्स आपने लगाया तो एक सेकंड में हमें इसकी 100 पीक्स मिलेंगी, तो ये बल्ब जो है ये एक सेकंड में 100 बार अपनी 100 टाइम्स अपनी मैक्सिमम ब्रिलियंस पे जाएगा। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप बल्ब को एक ऐसे सोर्स के साथ लगा दें जिसकी फ्रीक्वेंसी जो भी है तो फ्रीक्वेंसी से डबल कर दें तो एक सेकंड में उतनी बार वो बल्ब जो है वो अपनी मैक्सिमम ब्रिलियंस पे जा रहा होगा। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है पीक टू पीक वैल्यू। आपने देखा कि एक आपके पास पॉजिटिव पीक आ रही होती है और एक आपके पास नेगेटिव पीक आ रही होती है, और नेगेटिव पीक ये भी मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास करंट की। तो अगर आप इन दोनों पीक्स को ऐड कर दें तो दोनों पीक्स का सम जो आपके पास आएगा दैट इज कॉल्ड पीक टू पीक वैल्यू। और ये बच्चों जो पीक टू पीक वैल्यू है इसे लिखा जाता है पी वैल्यू। पी का मतलब एक पी पीक के लिए और दूसरा पी भी पीक के लिए, तो पीक टू पीक वैल्यू इसका मतलब बन रहा होता है। तो अब यहां पे देखें, ये
ये जो एक सिंपल वेवफॉर्म आपको बना के दिखाई गई है, इसकी पीक टू पीक वैल्यू कैलकुलेट भी की गई है। एक मेरे पास आ रही है पॉजिटिव पीक V0 प्लस ऊपर आ गया, और प्लस V0 नेगेटिव, ये नेगेटिव पीक आ रही है, ये पीक आ गई नेगेटिव पीक। और फिर इन दोनों आपको समझाने के लिए दोनों के गिर्द मैंने मॉड की लाइंस लगा दी हैं, ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए कि आपने पॉजिटिव पीक वैल्यू को नेगेटिव पीक वैल्यू के साथ माइनस नहीं करना, बल्कि आपने इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स को लेके इनके मॉड वाली लाइन सिर्फ इसीलिए लगाई गई है कि आपको ये बात समझ आए कि आपने इनके मैग्नीट्यूड्स लेके इनको ऐड करना है। तो जब आप इसका भी मैग्नीट्यूड लेंगे ये भी पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो कभी नेगेटिव नहीं होता। तो फिर इन दोनों का जो सम होगा ये 2 टाइम्स ऑफ V0 के इक्वल आ जाएगा। तो एक एसी साइकिल की जो पीक टू पीक वैल्यू है वो 2 टाइम्स V0 या डबल ऑफ एनी पीक वैल्यू के इक्वल होगी। आप पॉजिटिव पीक ले लें या नेगेटिव पीक ले लें और उसे आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास पीक टू पीक वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट्स, पीक टू पीक वैल्यू के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जिससे हमारा सबसे ज्यादा वास्ता पड़ेगा वो है RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को हम लोग इफेक्टिव वैल्यू का नाम भी देते हैं, तो ये बात अपने अपने माइंड में रखनी है कि RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू एक ही चीज के दो नाम हैं। अब ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है क्या, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी है, कहां से? देखें, जब आप एक ऑल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज इसको ड्रॉ करते हैं तो आप कहते हैं इसका एक हाफ जो है ये पॉजिटिव है और एक हाफ जो है ये नेगेटिव है। तो अगर आप किसी भी ऑल्टरनेटिंग, फर्ज करें मैं कहता हूं ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को मेजर करना है आपने, तो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को मेजर करने के लिए अगर आप एक आम जो ऑर्डिनरी वोल्ट मीटर हमारे पास लैब में होता है उसको आप यूज करेंगे तो वो आपको बताएगा कि इसकी वैल्यू 0 है। इसी तरह अगर आपने ऑल्टरनेटिंग करंट को मेजर करना है और उसके लिए आप जो हमारे पास ऑर्डिनरी एमीटर होते हैं लैब में आप उनको यूज करेंगे तो वो एमीटर भी आपको बताएगा कि ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू 0 है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बच्चों कि ये जो हमारे पास डीसी वोल्ट मीटर या डीसी एमीटर होते हैं ये एवरेज वैल्यू को मेजर कर रहे होते हैं और किसी भी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी की एवरेज वैल्यू ओवर अ साइकिल इज 0। एवरेज वैल्यू ओवर अ साइकिल का मतलब क्या है कि आपने जस्ट एक साइकिल की एवरेज वैल्यू निकालनी। अब यहां पे ये जो मेरे पास पॉजिटिव पीक है इसको पॉजिटिव और जो नेगेटिव पीक है इसको नेगेटिव लिया जाएगा, तो प्लस और माइनस वाली टर्म्स आपस में कट जाएंगी, तो आंसर हमारे पास 0 आ गया। तो एवरेज ऑफ एसी ओवर अ साइकिल इज 0। अब जो एसी है, जो ऑल्टरनेटिंग करंट है, उसके एक साइकिल की एवरेज वैल्यू 0 है, बट क्या उस एक साइकिल में वो करंट जो हमें पावर डिलीवर करेगा वो पावर भी 0 होगी? नहीं, वो पावर 0 नहीं होगी। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये फॉर्मूला है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो देखें, ये I अगर मेरे पास ऑल्टरनेटिंग है तो इसका एक हाफ पॉजिटिव आएगा, एक हाफ नेगेटिव आएगा। तो अब आप इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो पॉजिटिव हाफ का आप स्क्वायर करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, लेकिन जब आप इसके नेगेटिव हाफ का स्क्वायर करेंगे तो वो भी मेरे पास पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि स्क्वायर ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज ऑल्सो अ पॉजिटिव नंबर। आप किसी -2 का स्क्वायर करके चेक कर लें, -2 का स्क्वायर करेंगे +4 आएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे +9 आएगा। तो किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो वो भी हमारे पास पॉजिटिव आता है। तो आई का सेकेंड हाफ जब हमारे पास नेगेटिव आ रहा होगा तो आप जो कि उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो स्क्वायर करेंगे तो वो भी हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब पावर में जो करंट है वो 0 नहीं हो रहा, चाहे आप उसका एक साइकिल लें चाहे 2 साइकिल लें, करंट 0 नहीं होगा। तो फिर मैं ये बात कह सकता हूं कि जी ऑल्टरनेटिंग करंट की जो एवरेज वैल्यू है, एक साइकिल की जो एवरेज वैल्यू है वो तो 0 है, बट एक साइकिल में उससे जो पावर हमें डिलीवर हो रही है वो 0 नहीं। तो फिर बच्चों उस पावर को मेजर करने के लिए हम ऑल्टरनेटिंग करंट की इफेक्टिव वैल्यू या इसकी RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है वो फाइंड करते हैं। अब ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ये भी अपने नाम के अंदर ही आपको बता रही है कि आपने इसको कैसे मेजर करना है या इसका मतलब क्या है। आपने पहले उसकी मीन स्क्वायर वैल्यू लेनी है।
मीन स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि आपने पहले जो ऑल्टरनेटिंग करंट है उसका साइकिल ड्रॉ करें, उसके एक साइकिल में जो पॉइंट्स बनते हैं आप उन पॉइंट्स का पहले स्क्वायर कर लें, उन पॉइंट्स के ऊपर आपको जो भी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज मिलेंगी आप उन पॉइंट्स के ऊपर मिलने वाली इंस्टेंटेनियस वैल्यूज का स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर करके आप उसका मीन ले लेंगे, मतलब जितनी वैल्यूज को आप ऐड कर रहे हैं उसी नंबर से आप डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास आएगी मीन स्क्वायर वैल्यू। और जो हमारे पास मीन स्क्वायर वैल्यू आ गई उसका आपने स्क्वायर रूट ले लेना है, तो ये हमारे पास बन जाएगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। देखें जी ये तरीका आपको यहां पे सिखाया जा रहा है, वैल्यू ऑफ AC इज मेजर्ड बाय स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मीन स्क्वायर वैल्यू। अब ये देखें, ये जो ब्लैक कलर में आपको लाइन नजर आ रही है ना, ये वाला जो ग्राफ नजर आ रहा है वेवफॉर्म, ये मेरे पास एक AC ऑल्टरनेटिंग करंट की वेवफॉर्म है। अब ये इसकी पॉजिटिव पीक है और ये इसकी नेगेटिव पीक है। ये जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है ये इसी वैल्यूज का स्क्वायर कर दिया गया, इन्हीं वैल्यूज का स्क्वायर कर देगा। देखें पॉजिटिव पीक का स्क्वायर तो मेरे पास V0 स्क्वायर आ गया, ठीक है मुझे समझ आ रहा है। ये नेगेटिव पीक वैल्यू, नेगेटिव साइकिल आ रहा था, इसका जब स्क्वायर किया तो ये भी मेरे पास पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि आप अगर किसी एक नेगेटिव नंबर का या नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो वो भी पॉजिटिव आएगा। अब देखिए मेरे पास ये पहले एक साइकिल यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट हो रहा था, लेकिन जब मैंने इसका स्क्वायर कर लिया तो स्क्वायर करने से साइकिल जो है वो यहां पे कंप्लीट हो रहा है। यानी जब आप स्क्वायर करेंगे, ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी का स्क्वायर करेंगे, तो उस स्क्वायर्ड वैल्यू की, स्क्वायर्ड वेवफॉर्म की जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑल्टरनेटिंग वेवफॉर्म से डबल हो जाएगी। यहां पे देखें एक साइकिल, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक साइकिल यहां से लेकर यहां पे कंप्लीट हो रहा था, एक साइकिल में हाफ जो है वो पॉजिटिव हाफ है और ये नेगेटिव हाफ है, लेकिन जब आपने स्क्वायर किया तो नेगेटिव हाफ खत्म हो गया, तो एक साइकिल जस्ट यहां पे कंप्लीट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी डबल हो रही है बट टाइम पीरियड हाफ हो रहा है। तो अभी देखें एक साइकिल जब मेरे पास यहां पे कंप्लीट हो रहा है तो मैं पहली वैल्यू ये ले लेता हूं, 0 आ गया, और फिर दूसरी वैल्यू मैं ये वाली लेता हूं V0 स्क्वायर, तो ये दूसरी वैल्यू V0 स्क्वायर आ गई। और ये जो पॉइंट है अब ये अगले साइकिल में जाएगा, ये इसमें शामिल नहीं होगा, ये अगले साइकिल में जाएगा। तो ये दो पॉइंट्स मेरे पास आए, मैंने इनकी वैल्यूज को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दिया और इसको मैंने नाम दे दिया जी मीन स्क्वायर वैल्यू का। अब मुझे ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब है कि जो भी मेरे पास मीन स्क्वायर वैल्यू आई है इसका मैं अंडर रूट ले लूं, तो ये अंडर रूट ले लिया तो V0 स्क्वायर जो है वो इसके अंडर रूट से कैंसिल हो गया, V0 ओवर अंडर रूट 2, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं जी VRMS जो होगा 1 ओवर अंडर रूट 2 इंटू V0। अच्छा अब यहां से जरा देखें, हमारी बुक वाले ने ना इस चीज को इस तरह लिखा हुआ है कि ये जो उसने V0 स्क्वायर वाला ग्राफ बनाया, अब उसने जो V0 को स्क्वायर किया, जो वेवफॉर्म ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की वेवफॉर्म जो आपको दी गई थी उसका स्क्वायर किया, तो उसने कहा कि ये जो वेवफॉर्म है इट इज सिमेट्रिक अबाउट हाफ V0 स्क्वायर। सिमेट्रिक का मतलब यह है कि ये लाइन इस तरह से ड्रॉ की गई है कि इस पीक के एग्जैक्ट सेंटर में ये बन रही है, जितनी हाइट नीचे है उतनी हाइट ऊपर है, सिमेट्रिक का मतलब ये। तो हमारी बुक वाले ने उसको इस तरह से कैलकुलेट नहीं किया, उसने जस्ट इतना लिखा हुआ है कि ये जो वेवफॉर्म है दिस इज सिमेट्रिक अबाउट हाफ V0 स्क्वायर, सो दिस इज कॉल्ड मीन स्क्वायर वैल्यू। जबकि इसका मैं अब आपको सही तरीका बता चुका हूं कि मीन स्क्वायर वैल्यू का मतलब क्या है कि इस एक साइकिल पे मैंने 2 पॉइंट्स कंसीडर किए, तो 2 पॉइंट्स कंसीडर करके मैंने उनकी वैल्यू को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दिया, तो ये मेरे पास मीन स्क्वायर वैल्यू आ गई, और फिर उसका मैंने अंडर रूट ले लिया तो ये 1 बाय अंडर रूट 2 V0 आ गया। अब ये 1 बाय अंडर रूट 2 जो है ये 0.707 होगा, आप इसको कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं। तो मेरे पास जो VRMS आएगा ये 0.707 V0 के इक्वल होगा। तो V0 इसमें पीक वैल्यू है और RMS वैल्यू, अब देखें यहां से अगर आप V0 जो है वो फाइंड करना चाहें तो 0.707 को आप इधर लाके डिवाइड भी कर सकते हैं, यानी V0 जो होगा ये VRMS ओवर 0.707 के इक्वल भी होगा। अब ये जो RMS वैल्यू है इसको फाइंड करने का हमारे पास एक और तरीका भी हो सकता है, वो भी देख लेते हैं। आपको स्क्वायर वाली वेवफॉर्म ड्रॉ नहीं करना पड़ेगी। जी स्टूडेंट्स ये देखिएगा कि अभी आप जो हमारे पास ऑल्टरनेटिंग वैल्यूज हैं उनको स्क्वायर किए बगैर, अभी देखिए आपको स्क्वायर वाली वेवफॉर्म ड्रॉ की हुई नजर नहीं आ रही, तो आप डायरेक्ट आपको एक वेवफॉर्म दी जाए तो आप वहां से भी RMS वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये सिंपल एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की वेवफॉर्म जो है वो मैंने ड्रॉ कर दी।
इसका एक साइकिल आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है और इसके एक साइकिल पे ये 4 पॉइंट्स मैंने कंसीडर किए। पॉइंट 1 जो 0 पे, पॉइंट 2 पॉजिटिव पीक पे, पॉइंट 3 फिर 0 पे और पॉइंट 4 नेगेटिव पीक पे। मैं फिर से आपको बता दूं कि ये वाला जो पॉइंट होगा ये नेक्स्ट साइकिल में शामिल होगा, इसको हम इधर शामिल नहीं करेंगे क्योंकि यहां पे ये इधर शामिल हो चुका है। अब ये जो आपने पॉइंट्स लिखे हैं, इन 4 पॉइंट्स के ऊपर आपको जो भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिलती है आप उसका स्क्वायर करके उसको ऐड कर लें। जैसे देखें यहां पे 0 वैल्यू है तो 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, यहां पे वैल्यू v0 है तो इसका स्क्वायर v0 स्क्वायर, यहां पे वैल्यू 0 है तो इसका स्क्वायर 0, यहां पे वैल्यू माइनस v0 है तो इसका स्क्वायर प्लस v0 स्क्वायर। अब देखिए आप कितने पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स पे वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं, तो इन 4 वैल्यूज को ऐड करके 4 के साथ 4 के साथ ही आप डिवाइड कर देंगे और जब आपने इनको 4 के साथ डिवाइड कर दिया तो ये बेसिकली आपने इसकी मीन स्क्वायर वैल्यू ले ली। अब इसका अंडर रूट ले लें तो ये डायरेक्ट आपके पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आ गई। तो ये 2v0 स्क्वायर ओवर 4 और 2 और 4 आपस में कट के नीचे 2 रह जाएगा, तो v0 स्क्वायर ओवर 2, इसका स्क्वायर इस अंडर रूट से कट जाएगा तो v0 ओवर अंडर रूट 2, जिसका मतलब 0.707 है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। इसकी एक एग्जांपल है वो आप इसके साथ खुद से सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। अल्लाह हाफिज।